हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या हाल है जी सबके? ऑल गुड, ऑल वेल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने केस स्टडीज़ डिस्कस करनी है। जो हम लोगों के सी इंस्टीट्यूट ने केस स्टडीज़ इशू करी हैं, वो सारे के सारे केस स्टडीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ में जो अभी लेटेस्ट रिवीजन टेस्ट पेपर आया था, मैं उसका केस स्टडी भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसी प्रकार से आज जितने भी केस स्टडीज होंगे सो होंगे, और बाकी की सारी केस स्टडीज हम लोग डेली बेसिस पे करते रहेंगे। कल भी हम लोग अपनी एक क्लास करेंगे। अच्छा, कल की एक बार मैं बात पहले से बता देता हूँ। कल शायद मैं आपकी क्लास ना कर पाऊँ। मेरे बेटे के स्कूल में कुछ एक छोटा सा मीटिंग है, तो मेरे को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तो शायद मैं कल की क्लास ना कर पाऊँ। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग्स अभी कंफर्म नहीं है, तो एक बार वो टाइमिंग्स कंफर्म हो जाते हैं तो मैं फिर ये बता पाऊंगा कि मैं कल क्लास करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर परसों, दैट इज वेडनेसडे को क्लास हमारी ज़रूर होगी। एंड देन डेली बेसिस पे हम लोग दोपहर को 12 बजे क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपके साथ पहले जीएसटी की केस स्टडी से डिस्कस कर दूंगा। एंड वंस वी आर डन विद द जीएसटी केस स्टडीज, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इनकम टैक्स की केस स्टडीज भी डिस्कस कर दूंगा। इसके साथ साथ में मैं आपके साथ आने वाले दिनों में आरटीपी और जो एमटीपी है, मॉक टेस्ट पेपर है, वो भी सारा डिस्कस करूंगा। हमारी ये क्लासेस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली होंगी। डेली, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, डेली डेली हमारी क्लास है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। तो बिना कुछ पूछे आप डेली 1 घंटा अपना निकाल लीजिए, जिसमें मैं आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस कर दूंगा। आपके एग्जाम के अंदर एक केस स्टडी इनकम टैक्स की आती है, एक केस स्टडी आपकी जीएसटी की आती है। अच्छा, एक और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ सभी के साथ। जब मैंने पिछले बैचेस के अंदर एक केस स्टडी डिस्कस करी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले एग्जाम दिए और किसी रीजन से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उन सभी स्टूडेंट्स ने फिर मेरे को बताया कि सर, ये जो केस स्टडी आप करवा रहे हो तो एग्जाम में आया था। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये केस स्टडी सी इंस्टीट्यूट ने हमें दी हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई केस स्टडीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी पहले एग्जाम में आ चुकी हैं। और फिर जो केस स्टडीज अभी तक एग्जाम में नहीं आई, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए, या उससे मिलते जुलते कोई केस स्टडी एग्जाम में आ जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको सीरियसली कीजिएगा। आप इसको हंसी मजाक पे और जैसे कहते हैं ना कि बस ऐसे ही कर लिया टाइम पास के तौर पे, वो मत कीजिएगा। क्योंकि केस स्टडी हो सकता है जो डिस्कस कर रहे हो वही एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर उठ के आ जाए, तो आपका उसमें फ़ायदा होगा, और बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका उसमें। तो ये एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा इसका केस स्टडीज का। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आप जितने भी स्टूडेंट्स इस समय इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा जी। अंगूठा दबा दो, अंगूठा छाप बन जाओ, दबा दो एक बार इसका अंगूठा। और ये वीडियो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो आपके दोस्त यार हैं जो अभी क्लास में नहीं हैं, उनको बताइएगा कि एडवांटेज है, फ़ायदा है केस स्टडीज़ को क्लास में करके जाने का। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। सबके नाम तो शायद नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है। डिम्पल, सागर, प्रदीप, देन वी आर जॉइंड बाय प्रदीप शेरावत, राजू कुमार, सुरभि त्रिवेदी, नंदनी वर्मा, डिम्पल जैन, देन वी आर जॉइंड बाय और स्टूडेंट्स कौन से हैं भाई? नाम रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं पढ़ रहा सारे। अभिषेक बंसल, राजू कुमार, नवल किशोर मिश्रा, पलक जोशी, लक्ष्मी कुमारी, सुरभि त्रिवेदी, शेखर महादेवन, सागर सोनी, वानी कर्ण, देन नंदनी वर्मा, अविनाश कुमार, प्राची अग्रवाल। प्राची, गुड आफ्टरनून जी। प्राची ने कहा गुड आफ्टरनून सर, थोड़ा लेट हो गया, ऑफिस गया था। ऑफिस गया था? प्राची अग्रवाल ऑफिस गया था या गई थी? चलो देन बाकी बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून है जी। हानू 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 ये अच्छा नाम है। अविनाश कुमार, 2 बार मत दबा देना कोई भी। मुस्कान अग्रवाल, डिम्पल जैन, आयुष अग्रवाल,
डिम्पल जैन, सर जी मैं ये वाली कल की थी केस स्टडी, एकदम इजी थी आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। मेरी वजह से नहीं डिम्पल जी, मेहनत आपने करी है, आपकी वजह से आसान था। चलो लेट अस स्टार्ट, जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर दें। ये पहला केस स्टडी जो है, और मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ ये बात, और मैं बार बार ये बात रिपीट करता रहूँगा। अरे भाई क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहा है? हाँ, तो मैं बार बार ये बात रिपीट करता रहूँगा आप लोगों के लिए। मैं बार बार आप लोगों के लिए ये बात रिपीट करता रहूँगा कि हमारी ये जो सेशन की जो सीरीज़ है, जो आज 10 तारीख को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये डेली होगा, डेली दोपहर 12 से लेके 1 बजे। तो जितने स्टूडेंट्स इस समय, लगभग 50 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में देख रहे हैं, आप लोग रोज़ आइएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हानू कहते हैं सर जी, हानू नहीं है हनु है। ओके हनु, ओके जी हनु, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी। ये पहला केस स्टडी जो है ये आपके आरटीपी के अंदर पूछा गया था। ये जो पहला केस स्टडी है ये आपके आरटीपी के अंदर पूछा गया, नवंबर 2022 का जो आरटीपी है वो। पारस कहते हैं आई एम न्यू सर, आओ पारस, वेलकम टू द क्लास। लेट अस स्टार्ट। नवंबर 2022 आरटीपी का क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं, आप आराम से इसको पढ़ सकें। एग्जामिनर कहता है मेसर्स डिलाइट ब्रदर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड इज एंगेज इन रेस्टोरेंट बिजनेस। तो एक पार्टनरशिप फर्म है और रेस्टोरेंट बिजनेस में डील करता है ये पार्टनरशिप फर्म, रेस्टोरेंट बिजनेस में डील करता है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कॉम्पोजिशन लेवल स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, आप सबको ये बात अच्छे से पता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पारस, जैन, अक्षत, सागर सब कह रहे हैं सर वी आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम जी, वेलकम टू द क्लास एंड लेट अस कंटिन्यू विद दिस। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो सर्विस सेक्टर वालों को मिलता है। अगर वो सर्विस सेक्टर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है या फिर वो आउटडोर कैटरर है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 फॉलो कर सकते हैं। बाकी के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A का जो स्पेशल स्कीम है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे अभिषेक पंसारी ने कहा 5%, बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने, वेरी वेल डन। 5% का केस है, आप 100% ठीक कह रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इट्स टर्नओवर इन द स्टेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज 12 लाख रुपीज। आपको वो ये कह रहा है कि 12 लाख रुपए का इसका टर्नओवर है। पारस जैन कहते हैं सर जी मेरा नवंबर 22 अटेम्प्ट है, एमसीक्यू जो आप करा रहे हैं वो सफिशिएंट है, प्लीज गाइड। बेटा मैं कैसे बोल दूं कि वो सफिशिएंट है, मैं क्यों बोलूं कि वो सफिशिएंट है? मैं बोल दूं कि हाँ सफिशिएंट है तो आपके मन में एक भ्रम आ जाएगा कि सिर्फ ये करके जाऊंगा इसी में से एग्जाम में कुछ आ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है मेरे बेटा। जो भी टीचर आपको ये बात बोल दे कि हाँ बेटा मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है, झूठ बोलता है वो टीचर, चाहे वो मैं हो या कोई भी हो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आपको ये एमसीक्यूज करवा रहा हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके स्टैंडर्ड क्या है, आपका लेवल क्या है। उसके बाद नया एमसीक्यू एग्जाम में आएगा, आप उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रिवीजन करा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। झूठ मेरे से बोला नहीं जाता, सच आपको पता नहीं बर्दाश्त होता है या नहीं होता। लेट अस मूव ऑन प्लीज। अक्षत, सुरभि, डिंपल, सतीश, पारस, अभिषेक, अविनाश। यहाँ पे अविनाश ने कहा ऐसे एग्जाम ही बताएगा क्या सफिशिएंट है क्या नहीं है। अक्षत ने कहा सब रिवीजन हो जाता है। पारस कहते हैं ओके। अक्षत ने कहा एमसीक्यू बड़े अच्छे हैं सर जी। हाँ जी चलो मूविंग ऑन। इट हैज रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर in the month of May to run a mess facility for supplying food at point number 1 Vishwas Public School, which is a higher secondary school, and second a Knowledge Institute of Technology and Engineering College, which is approved by AICTE and UGC, and a Frontline Hospital. तो बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म है जो रेस्टोरेंट सर्विसेज में काम करता है और साथ साथ में ये क्या कर रहा है कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है। इस पार्टनरशिप फर्म को
3 अलग अलग जगहों से ऑर्डर मिला है खाना सप्लाई करने का। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विसेज टू कोरल लिमिटेड कंपनी फॉर देयर एनुअल जनरल मीटिंग। एक कंपनी है कोरल लिमिटेड, उसकी एजीएम के अंदर भी इसने खाना सप्लाई करा है, कैटरिंग सर्विसेज सप्लाई करी है। सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड ऑन 3rd of July, सर्विसेज दी गई थी 3rd of July को, बट इनवॉइस वॉज नॉट इशूड बाय द फर्म, इनवॉइस फर्म को इशू नहीं किया कंपनी ने। However, the payment was received on 25th of July, for which the bank account was credited on 28th of July. तो सर्विसेज दी है 3 जुलाई को, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, 25 जुलाई को पेमेंट रिसीव हो गई है, बैंक अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री 28th of July को की गई है। द टर्नओवर ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 48 लाख रुपीज। तो 48 लाख रुपीस का करंट ईयर का टर्नओवर आपको दिया हुआ है। अभिषेक पंसारी कहते हैं 30-45 डेज। मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि इनवॉइस जो इशू करना है वो 30 डेज में करना है, बैंकिंग कंपनी होती तो 45 डेज होता। अभिषेक पंसारी शायद आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन, फिर वो कहता है फ्रॉम द इंसेप्शन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर Messrs. Delight Brothers will close down the restaurant business and will provide services of repairing of air condition. तो अगले साल के स्टार्टिंग से, इंसेप्शन ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया अगले साल के स्टार्टिंग से ये रेस्टोरेंट का बिजनेस अपना बंद कर देंगे और ये एयर कंडीशन की रिपेयरिंग का काम शुरू कर देंगे। Messrs. Delight Brothers undertakes intra-state transactions only, तो विद इन द स्टेट की ट्रांजेक्शन्स ही सिर्फ हो रही हैं। Based on the information which is given above, choose the most appropriate answer to the following questions. आपको कहा गया कि भाई इनका जो सबसे अच्छा आंसर है वो बताइए, जो नियरेस्ट आंसर है वो बताइए। नाउ पहला क्वेश्चन वो एग्जामिनर कह रहा है, compute the tax liability of Messrs. Delight Brothers for the month of April. अब आप सबको ये याद होना चाहिए कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाला कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा होता है तो उसका जो जीएसटी का रेट लगता है वो जीएसटी का रेट लगता है 5% के हिसाब से। आप सबको ये वाली बात अच्छे से याद होनी चाहिए, और मैंने देखा भी 1-2 स्टूडेंट से 5% की बात भी यहाँ पे करी थी। तो जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो जैसे सुरभि ने कहा, अभय खेतान ने कहा, डिंपल ने कहा, अभिषेक पंसारी, शेखर महादेवन, नवल किशोर, अविनाश, अभिषेक कपूर, नंदिनी वर्मा, डिंपल जैन, ये सब 5% की बात कर रहे हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है मेरे बेटा, वेरी वेल डन। तो अब आपने जब 5% की कैलकुलेशन करनी है तो 5% की कैलकुलेशन किसके ऊपर होगी? वो एग्जामिनर कह रहा है कि अप्रैल के महीने का टर्नओवर के ऊपर बता दीजिए। अप्रैल का टर्नओवर हमें बताया गया है ऊपर यहाँ पे 12 लाख रुपए। अप्रैल का टर्नओवर 12 लाख है, तो 12 लाख का 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 12 लाख का 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। अब एग्जामिनर कहता है कि वो इंट्रा स्टेट काम कर रहा था, यहां पे लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट। अगर इंट्रा है तो हमें अच्छे से पता है कि आधा सीजीएसटी होगा और आधा एसजीएसटी होगा। तो आप इस 60,000 को 2 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, 30,000 का सीजीएसटी होगा एंड 30,000 का एसजीएसटी होगा। तो 30,000 ईच का हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बन जाता है सी पार्ट, 30,000 ईच। ये आपके लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन है। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, एग्जामिनर जो भी पूछेगा, जो एग्जामिनर का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पे मैं खरा उतरता हूं। एक स्टूडेंट ने भी थोड़ी देर पूछा कि पहले पूछा कि सर क्या ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में हमेशा ये लगता है कि नहीं यार, अभी भी कुछ कमी रह गई, अभी भी मैं कुछ और कर लेता तो और अच्छा हो जाता। तो सफिशिएंसी तो कभी आएगी ही नहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में। लेकिन हाँ, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो कि एग्जामिनर अगर इसी लेवल का पूछेगा तो मैं वो अटेम्प्ट कर जाऊंगा। ऋतुराज सिंह नाम के स्टूडेंट हैं, कहते हैं दिल्ली में भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है ना अगर इंट्रा स्टेट है? आंसर इज यस, क्योंकि दिल्ली को स्टेट माना गया है फॉर द जीएसटी पर्पसेस। डिम्पल ने कहा जी सर करेक्ट। सागर सोनी कहते हैं टैक्स में सफिशिएंट की बात ही नहीं होगी,
शेखर माधव ने कहा जी सर। प्राची ने कहा सफिशिएंट तो कुछ नहीं, जितना करो उतना ही कम लगता है। प्राची बिल्कुल ठीक कह रहे हो। के वाई के चैनल बॉस, ओए क्या नाम है भाई, वाई के चैनल बॉस कहता है सर जी मैं यशवंत सर। अच्छा आप यशवंत हैं क्या सर? अगर ये इंटर स्टेट होता तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकता था? ऑब्वियसली यस, कॉम्पोजिशन स्कीम तो मिलता ही इंट्रा स्टेट के लिए है, इंटर स्टेट में तो कॉम्पोजिशन मिलता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर पूछता है आउट ऑफ द न्यू ऑर्डर्स विच आर रिसीव्ड बाय द फर्म इन द मंथ ऑफ मे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी? विश्वास स्कूल वाली सर्विसेज क्या एग्जेम्प्ट होंगी? नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सर्विसेज दी वो एग्जेम्प्ट होंगी, या फ्रंटलाइन हॉस्पिटल को सर्विसेज दी तो वो एग्जेम्प्ट होंगी? तो मेरे बच्चे इसके अंदर अब जो सी इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है वो सी इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है सी। सी इंस्टीट्यूट आंसर दे रहा है सी, और सी का मतलब है सी इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि सिर्फ विश्वास पब्लिक स्कूल को सर्विसेज दोगे वो एग्जेम्प्ट होंगे। मैं इस आंसर से एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से तीनों सर्विसेज जो होंगी वो टैक्सेबल सर्विसेज होंगी। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है विश्वास पब्लिक स्कूल को वो भी टैक्सेबल मैं कह रहा हूं। इस वजह से एग्जेम्पशन अप्लाई तब होता है रेस्टोरेंट सर्विसेज का जब वो कैटरिंग सर्विसेज दे रहा हो, मिड डे मील्स दे रहा हो फॉर द स्कीम्स विच आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सर्विसेज नहीं है, इस वजह से मिड डे मील की सर्विसेज भी टैक्सेबल होंगी सिंस इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द या सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से जब उसने ये पूछा कि क्या क्या टैक्सेबल होगा तो मैं तो कहता हूं भाई तीनों टैक्सेबल होगा, और जो आंसर सी दिया है वो आंसर सी मेरे हिसाब से आंसर ठीक नहीं है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है वाई के चैनल बॉस नाम है, ओनली सेकेंडरी के लिए एग्जेम्प्ट है। और उसके बाद प्रीति कहते हैं मुझे भी यही क्वेश्चन में डाउट था, अब क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया, दैट इज गुड। फिर तीसरा क्वेश्चन है जहां पे वो एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कैटरिंग सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू कोरल लिमिटेड। अब टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। आप सबको याद है सर्विसेज के केस में जब हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको इसका SIR का कंसेप्ट करवाया था, याद आया कुछ? SIR वाला कंसेप्ट, यस और नो? सागर सोनी कहते हैं तब तो आंसर का ऑप्शन ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं बेटा, इसी वजह से तो मैंने कोई आंसर दिया ही नहीं यहाँ पे, इसी वजह से तो आंसर दिया नहीं, आंसर ठीक है ही नहीं उनका। कोई बात नहीं, चलो हम आगे चलते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आपको सबको SIR वाले कंसेप्ट अच्छे से याद है। उसमें हम लोग ये कंसेप्ट करते हैं कि अगर सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू हो जाए, विद इन 30 डेज, तो फिर हम लोग विद इन 30 डेज अगर इनवॉइस इश्यू होता है तो हम लोग इनवॉइस की डेट या रिसीविंग द पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर वो लेते हैं। और अगर 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं होता तो फिर सर्विसेज और रिसीविंग द पेमेंट वो लेते हैं। अब यहां पे इनवॉइस इश्यू हुआ ही नहीं अभी तक। अब जब इनवॉइस इश्यू हुआ ही नहीं तो अब आप क्या लेंगे? सर्विसेज की डेट फॉलोड बाय रिसीविंग द पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो सर्विसेज एंड रिसीविंग द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो ले लीजिए। तो आपकी सर्विसेज की डेट क्या है? आपकी सर्विसेज की डेट है, ऊपर दिया हुआ था, सर्विसेज की डेट दिया हुआ था 3 जुलाई, और जो पेमेंट आ रही थी वो आ रही थी 25 जुलाई। तो 3 जुलाई और 25 जुलाई में से अर्लियर है 3 जुलाई, तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 3rd ऑफ जुलाई। तो हमारा आंसर ए होगा 3rd ऑफ जुलाई। यहां पे डिंपल कहती है ये तो मेरा बर्थ डेट है। अरे वाह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। 3 महीने बाद आपको विश कर रहे हैं, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन नंबर 4 में, which of the following statement is most appropriate in respect to the next financial year for Messrs. Delight Brothers? अगले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पॉइंट ए, Messrs. Delight Brothers can continue to avail the composition scheme under section 10. Messrs. Delight Brother is not eligible to avail the composition scheme under section 10. Messrs. Delight Brother is not eligible to avail the composition levy scheme under section 10 but can avail the benefit of composition levy under section 10(2)(a. Then Messrs. Delight Brothers can neither avail the composition levy scheme under 10 or under section 10(2)(a. तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज को कंटिन्यू करता है तो वो सेक्शन 10 में कवर होगा, और अगर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं करता और वो एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर देता है, तो एयर कंडीशनिंग के काम के लिए वो सर्विसेज में कवर हो रहा है और उसका टर्नओवर भी 48 लाख है जो 50 लाख से कम है, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में चला जाएगा। अभिषेक बंसल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभिषेक पंसारी, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी वेल डन। तो हमारा आंसर जो होगा वो आंसर होगा सी। माई आंसर विल बी आंसर सी। माई आंसर विल बी आंसर सी। वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर पाएगा, लेकिन सेक्शन 10(2)(a वाली स्कीम को वो फॉलो कर पाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा उसका टर्नओवर जो है वो 50 लाख से कम का है, इस वजह से। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिनर कहता है द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल फॉर द सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ एयर कंडीशन बाय डिलाइट ब्रदर्स विल बी डैश assuming that it intends to pay tax at the minimum rate which is applicable. मेरे बेटा, अगर वो सेक्शन 10(2)(a फॉलो करता है, अगर वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A फॉलो करता है, जो कि एग्जामिनर ने कहा कि वो फॉलो करेगा, तो वहां पे जो रेट होता है वो होता है 6% का, याद आ गया आपको। और अगर वो इंट्रा होगा तो 3 and 3 आ जाएगा हमारे पास, तो रेट विल बी 6%। मेरे पास बिल्कुल ठीक जवाब आप सभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। कौन कौन स्टूडेंट ठीक जवाब दे रहा है? नवल किशोर मिश्रा, सुरभि त्रिवेदी, अभिषेक पंसारी, अभिषेक बंसल, आयुष अग्रवाल, परम, दिनेश, वाईके चैनल बॉस, श्रद्धा पाटिल, परम, नंदनी, प्रीति, अरे मिस हो गया मेरे से, हाँ, नंदनी, प्रीति, अभिषेक पंसारी, शेखर महादेवन, डिम्पल जैन, प्रीति झा, और उसके बाद इन्होंने कहा सर ये तो आसान वाला केस स्टडी है। डिम्पल जैन, सुरभि, सागर, ऋतुराज, पलक, अविनाश, अभिषेक कपूर कहते हैं सर जी 10(2)(a को प्रिजम्पटिव स्कीम भी कहते हैं। हाँ जी बेटा, आप कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। परम कहते हैं और जसप्रीत सर आप भी, मैं भी, क्या मैंने क्या कर दिया भाई? और आयुष ने कहा सेक्शन 10(2)(a प्रिजम्पटिव स्कीम होता है ना? हाँ जी बेटा, होता है जी। चलो अब आप देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा यहाँ पे कि सर ये तो बड़ा आसान वाला है। बेटा इसको ना अब उल्टा बोलना शुरू करो। आसान कुछ नहीं है, आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा है कि आपको ये आसान लग रहा है। इसको ऐसे बोलना स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम लोगों ने पढ़ाई इतनी करी है, हमने मेहनत इतनी करी है कि ये चीज़ें अब हमारे लिए आसान हो गई है। उसके बाद यहाँ पे परम ने कहा सही जवाब दे रहे हो। अच्छा, ओके जी, थैंक यू जी। और चैनल बॉस कहते हैं सर जी अगर दोनों सर्विसेज साथ में दे तब क्या होगा? 10%। हाँ बिल्कुल, 10% वाला कंसेप्ट लगा देना। 10% में 5 लाख विच एवर इज हायर। भाई के बोलते हैं यशवंत, भाई मेरे को नाम याद नहीं रहता ना, अपना नाम चेंज कर लो। अभिषेक कपूर कहते हैं मजा आ रहा है। प्रीति झा कहती है जी। आयुष ने कहा थोड़ा लेवल बढ़ाओ सर सम का। मैंने क्या बढ़ाना है भाई, सी इंस्टीट्यूट ने बढ़ाना है। चलो अगला केस स्टडी देखते हैं। अब जो केस स्टडीज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टडी नंबर 1, तो ये जो केस स्टडी है ये आपकी ना सी इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट इशू करी है जिसके अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं इनकम टैक्स के। हाँ, लगभग 100 एमसीक्यूज हैं और उसके बाद 25 केस स्टडीज हैं और उसके बाद जीएसटी के 70 एमसीक्यूज हैं और जीएसटी के 70 एमसीक्यूज के बाद लगभग कोई 10 या 15 उसके अंदर उन्होंने केस स्टडीज दिए हुए हैं।
तो ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट आपको आराम से बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो पोर्टल है वहां पे दिख जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे को बताना, मैं डाउनलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उस बुकलेट के अंदर जो केस स्टडीज दी हुई हैं, यहां पे मैं वो सारी केस स्टडीज दे रहा हूं सीरियल ऑर्डर में। आओ जरा स्टार्ट करते हैं सीरियल ऑर्डर। केस स्टडी नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लेवल है, जैसे आयुष ने कहा। मिस्टर पशुपति इज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। एक पशुपति नाम का व्यक्ति है जो कि एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जीएसटी के अंदर, ठीक है जी। ही इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ट्रेडर है, ट्रेडिंग करता है, बहुत सारे गुड्स की वो ट्रेडिंग करता है। हिज टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? गुड्स का केस है, इस वजह से 40 लाख की लिमिट अप्लाई हो जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए, गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट लग जाती है। तो वो ये कह रहा है कि उसका जो टर्नओवर पिछले साल का है वो 40 लाख से कम का है। फिर वो कहता है ही हैज इशूड वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसने बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करे हैं। वो कहता है कि साहब उसने बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करे हैं। ठीक हो गया बात? बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करे हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे हैं, प्रॉमिसरी नोट्स इशू करे हैं इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। फर्दर ही इज ऑल्सो एंगेज इन द बेटिंग एक्टिविटीज। अब आप जरा सोचो अच्छे से, सोचो, बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्योर डिबेंचर्स, प्रॉमिसरी नोट, बेटिंग एक्टिविटीज। क्या आपको याद आ रहा है कि सप्लाई के चैप्टर में हम लोगों ने ऐसा कुछ डिस्कस करा था? बोलो बेटा यस या नो। क्या आपको सप्लाई के चैप्टर की बातें याद आ रही हैं? यस, अभिषेक बंसल ने कहा जी सर, सप्लाई के चैप्टर में हम लोगों ने सारी बातें करी थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने की बात करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ही हैज अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज। अप्रैल के महीने के लिए उसने ये सारी सर्विसेज यूज करी हैं। फर्स्ट, GTA सर्विसेज फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्ट। GTA सर्विसेज फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्ट उसने यूज करा है। GST was charged at the rate of 5%, that is 35,000 rupees. Renting of a godown premises from local municipality 40,000 rupees. Legal services availed from a partnership firm of advocates 50,000 rupees. मेरे बेटा ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको यहाँ पे RCM के प्रोविजंस याद आ रहे हैं? क्या आपको यहाँ पे RCM के प्रोविजंस याद आ रहे हैं? बोलो बेटा यस या नो। सुरभि ने कहा तीनों में RCM है। अरे वाह, तो बहुत सारे लोगों ने RCM की बातें करी हैं। यहाँ पे कौन कौन है भाई RCM वाले? यहाँ पे देखो जी, RCM वाले हैं प्राची अग्रवाल, अभिषेक बंसल, सुरभि त्रिवेदी, आयुष अग्रवाल, शेखर महादेवन, पलक जोशी, सुरभि त्रिवेदी, डिम्पल जैन, नवल किशोर, अविनाश कुमार। आप लोग सब RCM की बात कर रहे हैं। मेरे बेटा RCM की बात आपने करी तो है, लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, पिछले साल उसका टर्नओवर एग्जेम्पशन लिमिट से कम का था, 40 लाख से कम का उसका टर्नओवर था। तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो RCM लगेगा या नहीं लगेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। पर हम कहते हैं लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24। चलो देखते हैं। अभिषेक बंसल कहते हैं सर लास्ट में एग्जेम्प्ट होगा ना, लेस देन लिमिट है टर्नओवर में। आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक बंसल, मैं भी उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभिषेक कपूर ने कहा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, और परम ने कहा कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से। ठीक कह रहे हैं, आपको ये सारी बातें याद रखनी होंगी। आगे चलते हैं। वो कहता है कि ही हैज सोल्ड कार फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस फॉर 1 लाख रुपए। उसने अपनी एक पर्सनल कार को बेचा है 1 लाख रुपए का। अब अगर कोई पर्सनल कार बेच रहा है तो क्या उसके ऊपर GST लगेगा? अगर वो पर्सनल कार बेच रहा है तो GST लगेगा, अगर उसका कार बेचने का ही काम है या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का केस है तो, अदरवाइज नहीं लगेगा। आगे देखते हैं।
He disposed of his old computers for 60,000 rupees on which no ITC was claimed. इसने क्या किया, अपने कुछ पुराने कंप्यूटर्स बेचे हैं, लेकिन वो जो पुराने कंप्यूटर्स इसने बेचे हैं उन पुराने कंप्यूटर्स के ऊपर इसने आईटीसी क्लेम नहीं करा था। मेरे बेटा याद रखना। अरे सुरभि गलत कर दिया, सुरभि गलत कह रहे हो। सुरभि सुनो मेरी बात, सुरभि सुनो सुनो सुनो। यहां पे वो कह रहे हैं कि आईटीसी क्लेम नहीं हुआ। ये जो आईटीसी वाली बात है वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको याद है जब हमने सेक्शन 7 किया था उसमें शेड्यूल करा था, शेड्यूल नंबर 1, जहां पे हम लोगों ने कहा था कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। और वहां पे हमने एक कंसेप्ट करा था कि अगर आपने किसी एसेट के ऊपर आईटीसी क्लेम करा हुआ है और आप उस एसेट को अगर आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो वो डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। लेकिन सुरभि और बाकी स्टूडेंट्स आप लोग याद रखना, शेड्यूल 1 अप्लाई तब होता है जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो। आप यहां पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है कि यहां तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, 60,000 रुपए का कंसिडरेशन इन्वॉल्व है यहां पे। तो जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो डीम्ड सप्लाई वाला पॉइंट नहीं लगेगा, यहां पे गड़बड़ हो गई हमसे, ठीक है। तो यहां पे हमसे गड़बड़ हो गई है, यहां पे हमसे गड़बड़ हो गई है, ठीक, कोई बात नहीं। चलो, गलतियां अभी अलाउड है आपको, अभी और अगले 20-21 दिन आप गलतियां कर सकते हो, आपको अलाउड है, सारी गलतियां आपकी माफ है। एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए, तब माफी नहीं मिलेगी। अभिषेक पंसारी कहते हैं रिवर्स अमाउंट और अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। शेखर ने कहा जी सर समझे, हाँ जी, चलो मूविंग ऑन। एग्जामिनर कहता है he also gave away his stock of old consumable goods, gave away उसने दे दिया। he also gave away his stock of old consumable goods amounting to 75,000 rupees on which he had claimed ITC to an orphanage home। अब वह यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसने अनाथ आश्रम को कुछ सामान दिया, उस सामान की कीमत 75,000 रुपये है। वो ये नहीं कह रहा कि सामान दिया और 75,000 रुपये मिला, वो ये नहीं कह रहा। एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो सामान दिया उस सामान की कीमत 75,000 रुपये है और उसके ऊपर आईटीसी भी क्लेम करा था, तो ये आएगा डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी में। दिस विल फॉल अंडर द डीम्ड सप्लाई कैटेगरी। चलो आगे चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। He received goods on 1st of May that are liable to tax under the reverse charge basis. Invoice was issued on 5th of May and the payment for the same was made on 6th of June. अब गुड्स रिसीव कर रहा है, अगर गुड्स रिसीव कर रहा है आरसीएम बेसिस के हिसाब से जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो आपको सेक्शन 12 का टाइम ऑफ सप्लाई याद आना चाहिए। व्हेन यू रिसीव गुड्स ऑन आरसीएम बेसिस तो उस केस पर टाइम ऑफ सप्लाई आपका कैलकुलेट होता है 31 डेज के हिसाब से। याद है 31st डे। अभिषेक बंसल वेरी वेल डन, शाबाश, एक्सीलेंट। 31 डेज वाला कंसेप्ट, परम ने भी 31 डेज कहा। अभिषेक पंसारी कहते हैं जी, डिम्पल जैन ने कहा 31, आपने बिल्कुल 100% ठीक कहा है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, ध्यान से देखिएगा वो क्या कहता है। कहता है ही हैड रिपेयर एक्सपेंसेस फॉर ट्रक यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन हिज बिजनेस, जीएसटी कंपोनेंट इन्वॉल्व देयर ऑन वाज 13,000 रुपीज। तो उसने रिपेयर का खर्चा पे करा है अपने ट्रक के ऊपर। बताइए, जो ट्रक आप अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस ट्रक का आईटीसी ब्लॉक होता है क्या? आंसर इज नो, आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड। व्हेन आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड तो क्या इस 13,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, इसका आईटीसी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट, he arranged for the catering on Labor Day function and paid bill of GST component of 15,000 रुपए। तो क्या कैटरिंग सर्विसेज के ऊपर 15,000 का जीएसटी पे करा, क्या आईटीसी मिलेगा? आंसर इज बिग नो। यहाँ पे सेक्शन 17(5) का अप्लाई हो जाता है आपका ब्लॉक्ड जीएसटी या ब्लॉक्ड आईटीसी, तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। He received the first lot of certain goods having GST component of 25,000 rupees
आपको इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपको अलग अलग लॉट्स में सामान मिलता है, तो जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है, आपको आईटीसी का बेनिफिट उस ईयर में दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए, एग्जामिनर ने कितनी चालाकी से लगभग पूरा आईटी से पूरा जीएसटी कवर कर लिया, सप्लाई कवर कर लिया, डीम्ड सप्लाई कवर कर लिया, आरसीएम कवर कर लिया, आईटीसी कवर कर लिया, टाइम सप्लाई कवर कर लिया। जब तक अच्छा, और फिर पता कमाल की बात क्या है, आजकल मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कर जाऊंगा मैं, पास हो जाऊंगा। आप सोचो इस क्वेश्चन में क्या मैं खाक इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं? कौन सा चैप्टर है जो उसको मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट बोल दूं? क्या मैं टाइम सप्लाई को बोल दूं लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं आईटीसी को बोल दूं लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं सप्लाई को बोल दूं छोड़ जाना? किसको बोलूं? और एग्जामिनर 5-6 चैप्टर्स को मिला के एक केस स्टडी पूछ रहा है आपसे, आप कर ही नहीं पाओगे कोई चैप्टर छोड़ दिया तो। और YouTube के ऊपर ऐसे सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं तो कमाल हो गया, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया, कहता सर ये वाला वीडियो देखो, इस वीडियो में बिजनेस एंड प्रोफेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा है, सर क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाऊं? मैंने सिर पीट लिया, मैंने कहा बताओ यार, हद हो गई। प्रोफेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कमाल है भाई, गजब का लोग हैं बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बेवकूफ बनते भी हैं। चलो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ दोज। उसके बाद यहाँ पे आयुष ने कहा सेक्शन 1 से लेकर 50 तक सारे इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज कहते हैं बेसिक वाला चैप्टर है। डिम्पल कहते हैं किसी को भी नहीं बोल सकते। परम ने कहा हा हा हा। शेखर कहते हैं सर आप बोल देना फुल कोर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिफ्जुल रहमान ने कहा वाह। अभिषेक ने कहा XD। डिम्पल हंस रही है। प्राची कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरभि ने कहा बीकॉम के एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। आयुष ने कहा RIP टू दोज स्टूडेंट्स। अविनाश कुमार कहते हैं मार्क्स फिर भी इंपॉर्टेंट आंसर पे ही देगा एग्जामिनर। अभिषेक पंसारी कहते हैं हाउ टू क्रैक टैक्स इन 5 days। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो भाई, मेरे को 20 साल हो गए अभी तक मैं क्रैक नहीं कर पाया। ये इतने कमाल के लोग हैं जो 5 दिन में क्रैक करवा देंगे। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन है केस स्टडी का। पहला क्वेश्चन है केस स्टडी का। एग्जाम में पूछता है which of the following is not a consideration as a supply consideration for the supply। इनमें से क्या कंसिडरेशन नहीं होता है। यहाँ पे लक्ष्मी कुमारी ने कहा जिनको फिनिश करना है सिलेबस वो इंपॉर्टेंट पूछते हैं। ठीक कह रहे हो आप। चलिए तो व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। इनमें से कंसिडरेशन क्या नहीं होता। इश्यू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान रखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज मनी की कैटेगरी में आता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, देन एंगेजिंग इन बेटिंग एक्टिविटीज या इश्यू ऑफ द प्रॉमिसरी नोट्स। तो क्या क्या कंसिडरेशन नहीं होता है। इसके अंदर क्या क्या कंसिडरेशन नहीं होता। इसके अंदर क्या क्या कंसिडरेशन नहीं होता, क्या एक बार दोबारा से पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन एज अ सप्लाई, कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई होगा। तो व्हाट इज नॉट अ कंसिडरेशन, तो ध्यान से देखिएगा मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। द इश्यू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज अ मनी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको हम लोग मनी बोलते हैं, इस तरह से वो कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है। जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है इट इज रिगार्डेड एज अ सिक्योरिटी विच इज नेदर गुड्स नॉट सर्विसेज, thus it is not covered under the scope of supply. Then betting activity shall be regarded as an actionable claims and thus it is regarded as goods, thus it is covered under the scope of supply. तो हमारे पास जो तीन चीजें इन्होंने यहाँ पे दी हैं, मैंने उन तीनों का आपको बता दिया। तो पॉइंट जो हमारा बचा वो है डी। तो आंसर विल बी आर डी 1, 2 and 4। इसका मतलब जो थर्ड है एंगेजिंग बेटिंग एक्टिविटीज वो सप्लाईज की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रही है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर पूछता है
डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, आरसीएम बेसिस पे आपने कैलकुलेशन करना है, बताना है कि वैल्यू कितना होगा। सर्विसेज का कह रहा है, गुड्स का नहीं कह रहा, सर्विसेज का कह रहा है वो। तो आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा आएगा, मैंने आपको उसका आंसर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। GTA services from XYZ Transports, GST was charged at the rate of 5%. GST 5% का चार्ज हुआ है, जो कि है 35,000। दिस सर्विस इज सब्जेक्ट टू RCM, क्योंकि GTA पे 5% लग रहा है तो RCM होगा, अगर 12% होता तो RCM ना होता। दूसरा, रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमिसेस फ्रॉम अ लोकल म्युनिसिपैलिटी 40,000 रुपीज है, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू RCM एंड नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल इन केस ऑफ सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट के द्वारा, अगर गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर्टी लेट आउट हो रही है तो वहां पे भी RCM लगता है, तो GTA का RCM होगा, लेटिंग आउट के केस में भी RCM की फैसिलिटी, RCM का कंसेप्ट अप्लाई होगा। लीगल सर्विसेज विच आर अवेल्ड फ्रॉम द फर्म ऑफ एडवोकेट्स इज 50,000 रुपीज। यहां पे एक स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहां पे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर यहां तो RCM नहीं लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां पे RCM नहीं लगेगा क्योंकि पिछले साल का जो टर्नओवर है वो एग्जम्पशन लिमिट से कम का है, तो यहां पे RCM नहीं लगेगा। तो RCM लगेगा सिर्फ A में और फिर लगेगा B में। A की वैल्यू कितनी है 35, B की वैल्यू कितनी है 40, 35 और 40 को ऐड कर दे तो टोटल आ जाता है 75, तो 75,000 इज द आंसर, 75,000 इज द आंसर। ठीक हो गया, इसमें भी कोई चैलेंज आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ पर्सनल कार, पर्सनल कार को बेचा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ द पर्सनल कार and disposal of the computer and the stock of goods, the value of supply will be taken as this। तो 3 चीजों में वो पूछा कि बताओ जी वैल्यू सप्लाई कितना होगा, क्या क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मेरे बेटा पर्सनल कार को बेच रहा है 1 लाख रुपए का, इसको सप्लाई की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, कार को सप्लाई की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो पुराने कंप्यूटर बेचे हैं 60,000 रुपए के, पुराने कंप्यूटर बेचे हैं 60,000 रुपए के, इसके ऊपर कंसिडरेशन मिल रहा है 60,000 रुपीज इज द कंसिडरेशन इन्वॉल्व, इस वजह से 60,000 तो कंसिडरेशन है ही है, ये इसके ऊपर GST लग जाएगा। उसके बाद इसने डोनेशन दिया है स्टॉक इसका ओल्ड कंज्यूमर गुड्स का 75,000 का, जिसके ऊपर उसने ITC क्लेम करा है। अब यहां पे इसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व, इस वजह से डीम्ड कंसिडरेशन का कंसेप्ट आएगा, डीम्ड सप्लाई का कंसेप्ट आएगा। सेक्शन 7 का जो शेड्यूल 1 आता है और उसकी जो वैल्यू है गुड्स की 75,000, जिसके ऊपर वो ITC क्लेम कर चुका है, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो 75,000 ये वाला और 60,000 ये वाला, ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर तो GST नहीं लगेगा, तो 60 ये वाला हो गया और उसके बाद 75 ये वाला हो गया, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 135। तो माय आंसर विल बी 135, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल से इसमें इशू नहीं आना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार आयुष कहते हैं गर्लफ्रेंड कॉलिंग। हाँ मेरे बेटा, गर्लफ्रेंड कॉलिंग। मेरी बदकिस्मती कि आप लोगों के साथ मेरे को टाइम बिताना पड़ रहा है इतना सुहाने मौसम के अंदर। बाहर निकल के देखो दिल्ली में क्या मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है, जबरदस्त प्यारी बारिश हो रही है, गर्लफ्रेंड बार बार बुला रही है, गर्लफ्रेंड गाना भी गा रही है। गाना सुनाऊंगा आज, आप लोग कहते थे गाना सुना दो, तो आज गर्लफ्रेंड गाना भी गा रही है। कौन सा गाना? तेरे 2 टकिया दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो 2 टकिया दी नौकरी और मेरा लाखों का सावन जाए, तो गर्लफ्रेंड बार बार मैसेज भी यही कर रही है, गाना भी यही गा रही है। मेरी किस्मत फूटी है जी, 2 टकिया की नौकरी कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बाहर मेरा लाखों करोड़ों का सावन बर्बाद जा रहा है। चलो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सावन एंजॉय करेंगे। यहाँ पे प्रदीप ने कहा मौसम रोमांटिक है। डिम्पल ने कहा सर रुको, मैं मैम को बोल दूंगी। बोल देना बेटा।
यशवंत कहते हैं सर जी अगर स्टॉक पे आईटीसी नहीं लेता तो भी डीम्ड सप्लाई नहीं होता बेटा। अगर स्टॉक पे उसने आईटीसी ना लिया होता तो देर वुड हैव बीन नो कंसेप्ट ऑफ डीम्ड सप्लाई। परम कहते हैं ताकिया, ताकिया क्या मतलब वो ताकिया। सुरभि ने कहा क्लिप सेंड टू मैम, ओके जी वेरी गुड जी। प्राची ने कहा आज गाना सुना ही दिया सर ने फाइनली। आयुष कहते हैं मेरी राखी की डोर होना कमजोर ये सॉन्ग, अच्छा जी। उसके बाद अभिषेक बंसल ने कहा पैसे। परम डिम्पल ने कहा अब तो मैम को बोलूंगी वही वाली, ठीक है जी। प्रीति झा, वानी, डिम्पल। नवल कहते हैं सर आप बोल रहे थे इतना पापी है बारिश नहीं हो रही है, अब देखो पता नहीं कहाँ से इतना धार्मिक लोग आ गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नवल, हमारी क्लास में जब नवल जैसे पंडित ज्ञानी होंगे तो बारिश तो होती ही रहेगी। प्राची कहते हैं शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड बोलेगी नौकरी कर ले बाहर बाद में घूमियो। हाँ ये बात तो सही बोली प्राची, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले नौकरी कर ले बाहर बाद में घूमियो, ठीक है। तो नौकरी करते हैं बाहर बाद में घूमेंगे। तो नौकरी कंप्लीट करते हैं भाई, 15 मिनट की नौकरी बची है, फटाफट 15 मिनट की नौकरी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आज तो बहुत अच्छा मौसम है, स्कूटर पे घूमने वाला मौसम है। स्कूटर पे गर्लफ्रेंड को बिठाओ और घूमो। चले, आयुष कहते हैं लगता है प्राची अपने बॉयफ्रेंड के यही बोल के आई है। नो पर्सनल कमेंट्स आयुष, मेरे ऊपर जो पर्सनल कमेंट्स मारने मार लो यार, ऐसे ना करो भाई, आपस में ना करो, मेरे ऊपर जो मर्जी करते रहो, सब चल जाएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज रिसीव बाय मिस्टर पशुपति वो बता दो। क्योंकि यहाँ पे आरसीएम है मेरे दोस्तों, तो आरसीएम ऑफ गुड्स, आरसीएम ऑफ गुड्स है, इस वजह से 12(3) का कंसेप्ट लगेगा। और आपको याद है 31st डे वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो 31st डे वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अब वो 31st डे वाला कंसेप्ट आप लगा लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। तो आप अगर 5 मई के बाद 31 डेज ऐड कर देते हैं तो आप 5 जून पे पहुँच जाते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो आपके पास क्या होगा आप वो देख लीजिएगा, 1 मई एंड 5 जून विच एवर इज अर्लियर। तो आपके पास वो वाली डेट्स आ जाती हैं, दैट इज द 1st ऑफ मे, दैट इज द 1st ऑफ मे, ठीक है। काफ़ी आसान है मेरे ख्याल से, इसमें आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है। एक और क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है इन्होंने, जो कि है केस स्टडी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय मिस्टर पशुपति आईटीसी। प्रीति झा कहती है कल भी होगा ये क्लास। प्रीति मैडम आप सुन नहीं रहे मेरी बातों को ध्यान से। मैं कितनी बार, शायद 4 या 5 बार तो मैंने बोल दिया कि डेली बेसिस पे 12 बजे क्लास होगी, 12 से 1 डेली, एवरी डे। सिर्फ कल का थोड़ा सा डाइसी है, कल मेरे को अपने बेटे के स्कूल जाना है, उनके स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ओरिएंटेशन होता है कि 10th के बाद अब 11th में जाना है बच्चे ने, तो 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, कौन सा करियर आगे चूज करना चाहिए, वो सब कुछ। तो उससे रिलेटेड कल ओरिएंटेशन है स्कूल में, बेटे के स्कूल में, तो मेरे को वहां जाना है। तो कल मैं आपकी क्लास नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा डेली क्लास होगी जी, संडे को भी क्लास होगी। डेली क्लास करेंगे हम लोग 12 से लेके 1 बजे डेली। प्रीति ने कहा मैं लेट आई थी सर जी, चलो कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया। सरासुन कहते हैं कौन सा सब्जेक्ट दिलवाओगे सर जी उसे, देखते हैं भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नालायक है पूरा 1 नंबर का। लेट अस सी, चलो आओ 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 आओ, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। क्या क्या आएगा उसको, आईटीसी कितना मिलेगा। अब आईटीसी में एक एक पॉइंट की बात करते हैं। प्राची कहती है, ऋतुराज कहते हैं कि सर कुछ भी करवा लेना लेकिन सीए नहीं करवाना उससे। अरे आप इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हो भाई। प्राची कहते हैं उसको कॉमर्स दिला के सीए कराना है ना सर। हाँ हाँ, डिम्पल ने कहा कॉमर्स, आयुष कहते हैं कॉमर्स दिलवा दो, ठीक है जी, आप लोगों ने कहा तो कॉमर्स दिलवा देंगे। मूविंग ऑन, आईटीसी कितना मिलेगा, एक एक पॉइंट को जरा डिस्कस करते हैं। जीटीए सर्विसेज जो है जिसके ऊपर आरसीएम दिया था उसका 35,000 का आईटीसी मिलेगा, पक्का मिलेगा।
आप आरसीएम के हिसाब से जो जीएसटी पे करते हो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलता है। दूसरा, जब आपने रेंटिंग ऑफ गोडाउन है उसके ऊपर भी आपने आरसीएम के हिसाब से 40,000 रुपये पे करा, इसके ऊपर भी आपको आईटीसी मिलेगा। तो 40 का भी आईटीसी है, 35 का भी आईटीसी है। उसके बाद यहाँ पे, हाँ परम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले पे करो उसके बाद क्रेडिट ले लो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, 100% आपने ठीक कहा। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज विच आर अवेल्ड फ्रॉम द फर्म ऑफ एडवोकेट्स 50,000 रुपये है, ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब पिछले साल का टर्नओवर एग्जामिशन लिमिट से कम था, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है, और क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है इस वजह से इसके ऊपर आईटीसी भी नहीं मिलेगा। और देन he received goods on 1st of May that are liable to tax under RCM, इनवॉइस इशू हुआ था और इसके ऊपर भी उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। कैटरिंग्स, अच्छा जो ट्रक वाला है उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा 13,000 रुपये का। जो कैटरिंग सर्विसेज है इसके बारे में हमें पता है कि इसके ऊपर हमें आईटीसी नहीं मिलता 15,000 के ऊपर। और जो गुड्स लॉट्स में आ रहा है, जब वो आखिरी लॉट मिलेगा तब आईटीसी क्लेम करेगा, तो 25 पे भी आईटीसी नहीं आएगा। तो आईटीसी का अमाउंट कितना होगा वो देख लीजिए। आईटीसी का जो अमाउंट होगा वो 13,000 रुपये ट्रक वाला आ जाएगा, और बाकी जो 35,000 है इसका आईटीसी मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। 40,000 पे आईटीसी मिलेगा लेकिन नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। 50,000 पे आईटीसी मिलेगा नहीं। यहाँ पे जून है तो जून में जाके इसको आईटीसी मिलेगा। 13,000 रुपये का आईटीसी इस साल मिल जाएगा। कैटरिंग सर्विसेज का आईटीसी मिलेगा नहीं, लॉट्स का आईटीसी मिलेगा नहीं। तो आंसर विल बी 13,000 रुपीज जो इस साल या इस महीने आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यशवंत कहते हैं सर सारे चैप्टर कवर कर लिए एग्जामिनर ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था यशवंत, आपको भी और बाकी सबको भी, कि एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ करके जाना है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। डिम्पल ने कहा एकदम अच्छा था ये वाला केस स्टडी। डिम्पल आगे आगे चलो और देखो क्या दिमाग खराब करता है ये। सुरभि ने कहा सर जी नेक्स्ट ईयर कैसे मिलेगा, वो नहीं नेक्स्ट ईयर नहीं बेटा, मैंने गलती से नेक्स्ट ईयर बोल दिया था। नेक्स्ट टैक्स पीरियड, नेक्स्ट मंथ हो सकता है या फिर नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है, जो सभी आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो वाला, मैंने गलती से नेक्स्ट ईयर बोल दिया था। प्रीति जहाँ कीजिए रिवीजन भी हो गया सारे चैप्टर्स का। हाँ देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि रिवीजन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। अब अगला केस स्टडी मैं शुरू कर दूं तो वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बीच में अटक जाएगा क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे यशवंत कहते हैं जी अब समझ में आया, अटेम्प्ट क्यों लगते हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट चैप्टर के भरोसे ही रह जाते हैं। सागर कहते हैं मंथली या क्वार्टरली। प्रदीप ने कहा छुट्टी कर दो। डिम्पल ने कहा कल करा देना। हाँ कल करा देंगे। एक काम करते हैं डिम्पल, इसको ना फटाफट पढ़ लेते हैं, केस स्टडी पढ़ लेते हैं। उससे क्या होगा कि एनालिसिस तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर इसके आंसर्स वगैरह जो है वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। परम कहते हैं सर आपका लास्ट वीडियो बहुत मस्त था, फोन नंबर से नील रिटर्न भरने वाला। अरे मजा आ गया, वो वाला तो वीडियो में है। ऐसे ही मेरे जो स्टाफ में एम्प्लॉय हैं मिस्टर अजय, वो कह रहे थे सर मेरी रिटर्न भर दो। मैंने कहा चलो मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू भरते हैं। वो एसएमएस के थ्रू भरते भरते हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके डाल दिया, वो तो बढ़िया हो गया। अब हम अगला वीडियो जो 3B का आएगा, 3B पे भी ऐसे ही करेंगे। अभी तो 1 था, 1 पे हमने किया, 3B पे भी हम लोग करेंगे। अनन्या रस्तोगी कहते हैं सर आप फाइनल में टैक्स पढ़ाओगे? पढ़ा देंगे बेटा, आप फाइनल में पहुंचो तो सही, आपको पढ़ा देंगे। सुरभि ने कहा जी। डिम्पल ने कहा जी सर जी जल्दी हो जाएगा। प्रदीप ने कहा नहीं अनन्या। और यशवंत ने कहा जी। डिम्पल ने कहा हाँ सर मैंने देखा था। परम ने कहा जी सर। प्राची कहते वो कंसेप्ट तो आपने क्लास में भी करवाया था। बिल्कुल करवाया था, लेकिन प्राची क्लास में तो थ्योरेटिकल करवाया था, अब तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है जी। नंदनी, सागर, सुरभि कहते हैं वो आपने क्लास में भी बताया था, ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। आओ बेटा केस स्टडी नंबर 2 पढ़ते हैं जल्दी से। कहता है एग्जामिनर Messrs. Vittel and Company is a registered supplier under GST and is dealing in the supply of taxable goods in the state of Karnataka.
तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, गुड्स में डील करता है, कर्नाटका में डील करता है। ये 3 वर्ड्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अनन्या रस्तोगी ने कहा पहुंच गया सर मैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, पहुंच गया सर मैं? अरे वाह। ऋतुराज, इतना लंबा मैसेज। ऋतुराज कहते सर एक स्टूडेंट है, उसे लड़ाई हो गई थी, वो बार बार बोल रही थी कि एंटरटेनमेंट टैक्स मैक्सिमम 5,000 चार्ज होता है, तो मैंने उसे बताया कि वो डिडक्शन की लिमिट है। बताओ सर कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, भगवान उनको सुबुद्धि दे। आगे चलते हैं यहां से। विट्ठल एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में डील कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स में डील करता है कर्नाटका स्टेट में। उसने एक कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है सिंस अप्रैल। उसका टर्नओवर 150 लाख क्रॉस कर जाता है, 1.5 करोड़ उसका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है 9 मई को। एंड उसने फिर विड्रॉ कर लिया कॉम्पोजिशन स्कीम। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाती है। यहां पे विड्रॉ हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे देखिएगा। विट्ठल एंड कंपनी हैज सेंट गुड्स ऑन 10th of June to Suryan Company on sale or return basis. Suryan Company accepted the goods via the confirmation mail dated 15th of December. याद है इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड? इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड यहाँ पे यूज हो रहा है। 6 महीने वाला कंसेप्ट याद आया आपको कि कितने पीरियड के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है? 6 महीने। ठीक, वो वाला याद आ गया कंसेप्ट। आयुष ने कहा 180 डेज, परम ने कहा विद इन 6 मंथ्स, अभिषेक ने कहा 180 डेज। ठीक है जी, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, आगे देखिएगा। द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. It comprised the following. GST paid on input services intended to be used for the personal purposes 12,000 रुपए। अगर पर्सनल पर्पसेस है तो इसके ऊपर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। 12,000 का हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। प्रीति झा कहती है सर कल ही किया था ये वाला कंसेप्ट मैंने। अरे वाह, मजा आ गया प्रीति है, कल कंसेप्ट किया, आज उसका क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट। GST paid on purchase of motor vehicle for business use, being a two-wheeler having an engine capacity of 25 cc. याद करो ये वाला कंसेप्ट क्लास में करवाया हुआ है। अगर मोटर व्हीकल का इंजन कैपेसिटी 25 सीसी, याद है प्रीति? मैंने आपको ये भी बताया था लूना का भी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी कि देखो ये लूना है, इसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम होती है। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे आ गया। फिर एग्जामिनर कहता है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर इज 19,000 रुपए। जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। अरे शेखर क्या बात कर रहा है शेखर? अगर आपने कॉस्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर लिया मेरे भाई, 19,000 को कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए, तो क्या उसके ऊपर आईटीसी ले लोगे क्या? अरे भाई शेखर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। परम कहते हैं सर हमारे यहाँ अभी अभी क्या हुआ भाई? अभी अभी क्या हो गया? अभी अभी चलती, अभी भी चलती है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे चलती है। आयुष कहते हैं डबल फायदा थोड़ी ना दे देगी गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आयुष। सागर ने कहा डेप्रिसिएशन दिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। वेरी वेल डन सागर, वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शाबाश। नेक्स्ट आगे देखिएगा। एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे विट्ठल एंड कंपनी हैड रिसीव्ड आईटीसी ऑफ 10,000 पे फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू द वेंडर, हैड रिवर्स्ड आईटीसी ऑफ 10,000 रुपीज फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। दिस पेंडिंग पेमेंट वॉज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको ये वाली बात भी याद होनी चाहिए, आपको ये वाली बात भी याद होनी चाहिए कि 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं करा है तो जो आपने पहले आईटीसी क्लेम करा था उसका रिवर्सल होगा। ये कह रहा है कि इसने रिवर्सल कर दिया। फिर आपको ये बात भी याद होनी चाहिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब बाद में उसकी पेमेंट हो जाएगी तब बाद में आप दोबारा से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है इसने बाद में पेमेंट कर दिया है, तो जब इसने बाद में पेमेंट कर दिया तो ऑब्वियसली बाद में आईटीसी क्लेम कर लेगा उसका, नो इश्यूज एट ऑल।
ठीक है जी। अभिषेक आपने बिल्कुल ठीक कहा, व्हेन पेड देन अलाउड, वेरी वेल डन। श्रद्धा पाटिल ने कहा पेमेंट करने के बाद आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। प्रीति ने कहा जी, सुरभि ने कहा देन अलाउड। हिफ्जुर रहमान कहते हैं पेमेंट के बाद क्लेम होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे बेटा, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नेक्स्ट एग्जामिनर कहता है आउट ऑफ द परचेसेस मेड and ITC availed during the earlier month, the following information is made available in the as on September. हाँ अभिषेक, ये बात भी आपने ठीक बोली, प्रिंसिपल का मिलेगा, इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द परचेसेस मेड एंड ITC availed during the earlier years, the following information is made available. आपके सप्लायर का नाम है XYZ ABC PQR, पेमेंट 165 डेज के अंदर कर रहे हो, पेमेंट 165 डेज के अंदर कर रहे हो, रिवर्सल नहीं होगा। 199 डेज पे पेमेंट कर रहे हो, रिवर्सल करना होगा। 99 डेज पे पेमेंट कर रहे हो, रिवर्सल नहीं होगा। तो रिवर्सल होगा कितने का? सिर्फ 15,000 रुपए का रिवर्सल होगा। अभिषेक पंसारी आपने बिल्कुल ठीक कहा। डिंपल कहती है करना होगा, परम ने कहा रिवर्स होगा, सागर ने कहा रिवर्स होगा, परम ने कहा कब नहीं, सागर कहते हैं नहीं, प्रीति ने कहा नो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विट्ठल एंड कंपनी रिसीव द अमाउंट received accounting services from Raghu and Company and Associate Enterprises, which is located in Sri Lanka. Raghu and Company issued the invoice for the services on 1st September, which was entered by Vittel and Company in the books of accounts on 10th of October, but the payment was made on 30th of September. आप सबको याद है, आप सबको याद है, सागर ठीक कह रहे हो, लेकिन सागर आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको कहा था कि जब आप एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की बात करते हो तो वहां पे 13(3) का जो आरसीएम की कंसेप्ट है, टाइमर सप्लाई वाले, वो अप्लाई नहीं होंगे। 13(3) वाला अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर अलग कंसेप्ट लगता है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का। याद है? हाँ या ना बता दीजिए, याद है या याद नहीं है? भूल भुला गए? याद होना चाहिए। All supplies which are referred above, all supplies which are referred above are intrastate unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information which are given below. Based on the information provided, choose the most appropriate answer to the following questions. तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार ये पूरा का पूरा केस स्टडी दोबारा से पढ़ेंगे, आपको इससे ये आइडिया मिल जाता है कि आपने एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले एक अच्छी खासी मेहनत करनी है। अगर आप अच्छी खासी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। आप इस केस स्टडी में देखिए, एग्जामिनर ने सब कुछ पूछ लिया। डिम्पल कहते हैं बोलो स्वाहा, आज की क्लास खत्म हुई। ओके जी डिम्पल जी, बाय बाय, एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स बाय बाय। मैं आपको कल शायद नहीं मिल पाऊंगा, मैं आपको परसों मिलूंगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, अगर कल का क्लास हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं। आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। लव यू ऑल, लव यू ऑल। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस मिस ना करें, क्लासेस में आएंगे, बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है।